जब ये घटना हुई तब मैं 17 साल का था। उस रात आसमान में पूरा चांद था, जिसकी रोशनी घने जंगल पर अजीब सी चमक बिखेर रही थी। मैं अपने दोस्तों टॉम और सारा के साथ जंगल में हाइकिंग कर रहा था। शुरुआत में तो शाम बहुत खूबसूरत लग रही थी। पतझड़ का मौसम था और हल्की सी ठंडक वाली हवा चल रही थी। लेकिन जैसे ही सूरज पूरी तरह क्षितिज के पीछे डूब गया, जंगल का माहौल बदलने लगा। वो जगह अचानक ज्यादा डरावनी और भारी सी लगने लगी और थोड़ी ही देर में हम सब पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। दोस्तों को घबराया हुआ देखकर मैंने मजाकिया लहजे में कहा, अरे यार, इतना मत डरो, बस थोड़ा अंधेरा है, इसमें आखिर इतना डरने वाली बात क्या है। हम तीनों में सबसे ज्यादा एडवेंचरस टॉम ही था, जिसने हमें इस नाइट हाइक के लिए मनाया था। उसका कहना था कि ये एक यादगार अनुभव बनेगा। लेकिन अब जब परछाइयां लंबी होने लगी थीं और जंगल जैसे हमें चारों तरफ से निकल रहा था, तो खुद मैं भी सोच रहा था कि शायद यह फैसला सही नहीं था। सारा, जो शुरू से ही चुप थी, आखिरकार बोली, डैनी, मुझे नहीं लगता यह अच्छा आइडिया है। यहाँ बहुत ज्यादा सन्नाटा है। मैंने सुना है पूर्णिमा की रात में इन जंगलों में अजीब चीजें होती हैं। मैंने भी वो कहानियां सुनी थी, पालतू जानवरों के गायब होने की बातें, या फिर रात को अजीब परछाइयों और आकृतियों को देखने की बातें। मैंने हमेशा सोचा था कि ये बस अंधविश्वास है। लेकिन जैसे जैसे हम जंगल के अंदर जाते जा रहे थे, मेरी रीढ़ में ठंडी सी लहर दौड़ने लगी। टॉम ने सारा का कंधा पकड़कर कहा, सारा, रिलैक्स, ये बस तुम्हारा वहम है। वैसे भी डैनी है ना हमारी प्रोटेक्शन के लिए। मैंने बनावटी मुस्कान दी और बोला, हाँ सारा, चिंता मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम चुपचाप चलते रहे। बस हमारे जूतों के नीचे पत्तों की चरमराहट और कहीं कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। बाकी रात बहुत स्थिर और डरावनी थी। पेड़ों से छनकर आती चांदनी जमीन पर लंबी और अजीब सी परछाइयां बना रही थी। मुझे बार बार लग रहा था जैसे हम अकेले नहीं हैं। चलते चलते हमें एक पुरानी झाड़ियों से ढकी पगडंडी दिखी। मैंने पहले कभी वो रास्ता नहीं देखा था। गिरी हुई डालियों और घनी बेलों के पीछे छिपा हुआ था। टॉम की आंखें चमक उठी। उसने इशारा करते हुए कहा, अरे ये देखो, ये शायद कार तक जाने का शॉर्टकट होगा। चलो इस रास्ते से चलते हैं। मैंने और सारा ने अजीब नजरों से एक दूसरे को देखा, लेकिन टॉम पहले ही अपने पॉकेट नाइफ से झाड़ियां काटकर रास्ता बनाने लगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मुझे बार बार लग रहा था कि हम किसी ऐसी जगह में कदम रख रहे हैं जहां हमें नहीं आना चाहिए था। वो पगडंडी जितना आगे जाती, जंगल उतना घना होता जा रहा था। अब ऊपर ना तो चांद दिख रहा था और ना ही तारे। चारों तरफ बस काले पेड़ थे और हवा भी ठंडी हो गई थी। फिर एक अजीब सी बदबू भी आने लगी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। सारा ने कांपती आवाज में पूछा, टॉम, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सही रास्ता है? टॉम पल भर के लिए रुका और हमारी तरफ देखा। अब यहां तक आ ही गए हैं तो चलो देखते हैं ये कहाँ जाता है, कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा ही। मन मारकर हम उसके पीछे चलते रहे। हमारे कदम सूखे पत्तों पर दबे दबे पड़ रहे थे और अंधेरा पूरी तरह से हमें घेर चुका था। मेरे सीने में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। तभी मैंने पेड़ों पर कुछ निशान देखे, गहरी खरोंचों के निशान, जैसे मानो किसी ने अपने पंजों से नोचा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो ताजे लग रहे थे। मैंने टॉम और सारा को दिखाया। टॉम ने कहा, शायद भालू होंगे, लेकिन उसकी आवाज में भी पूरा भरोसा नहीं था। सारा ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, क्या यहाँ भालू होते हैं? मैंने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की, हाँ, लेकिन ज्यादातर वो अपने में ही रहते हैं। उसे झूठा दिलासा देने के बाद हम चलते रहे और जैसे जैसे आगे बढ़े, पेड़ों पर खरोंचे और ज्यादा दिखने लगी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि हमें कोई देख रहा है और मैं मन ही मन चाह रहा था कि काश हम पहले ही वापस लौट गए होते। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने हमें पूरी तरह निगल लिया हो। न रास्ता समझ आ रहा था
और न ही ये कि हम वापस मेन पगडंडी तक कैसे पहुंचेंगे। काफी देर तक चलते रहने के बाद हम आखिरकार एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां बीचों बीच एक टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी थी। उसकी छत आधी धसी हुई थी और खिड़कियों के शीशे टूटे पड़े थे। वो जगह बिल्कुल किसी हॉरर मूवी जैसी लग रही थी। सारा ने कांपती आवाज में पूछा, आखिर कोई यहां बीच जंगल में झोपड़ी क्यों बनाएगा? लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। सब कुछ इतना अजीब और बुरा लगने लगा था कि अब डर पक्का बैठ चुका था। हमेशा की तरह टॉम एक्सप्लोर करने से खुद को रोक नहीं पाया। चलो अंदर देखते हैं, हो सकता है कोई मजेदार चीज मिल जाए। मन ना होते हुए भी हम उसके पीछे चल दिए। झोपड़ी का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और वो आवाज इतनी तेज थी कि मैं सहम गया। मैंने मन ही मन दुआ की कि अंदर कुछ या कोई ना हो। झोपड़ी के अंदर बिल्कुल सुनसान माहौल था। सिर्फ टूटी खिड़कियों से आती हवा की सीटी की आवाज आ रही थी। चांदनी अंदर तक फैली हुई थी और हर चीज पर मोटी धूल और जाले चिपके हुए थे। साफ था कि वहां बहुत लंबे समय से कोई नहीं आया था। जैसे ही हम अंदर और आगे बढ़े, मुझे कुछ अजीब लगा। झोपड़ी की लकड़ी की दीवारों पर अजीब खरोंचों के निशान बने हुए थे। मैंने उन निशानों की ओर इशारा करते हुए कहा, दोस्तों ये देखो। टॉम मेरे पास आया और ध्यान से देखने लगा। ये जानवरों के निशान नहीं लग रहे, ये तो इंसानों जैसे लग रहे हैं। ये सुनते ही मेरी रीढ़ में सिरहन सी दौड़ गई। मतलब कोई यहाँ हाल ही में आया था और उसी ने ये निशान छोड़े थे। मैंने तुरंत कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए अभी। जैसे ही हम बाहर निकलने को मुड़े, झोपड़ी के बाहर से एक धीमी गले से निकली हुई गरगराहट गूंज उठी। हम तीनों वहीं जम गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सारा फुसफुसाई, वो क्या था? उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने धीरे से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये किसी जानवर जैसी आवाज नहीं थी। टॉम, जो हमेशा सबसे बहादुर बनने की कोशिश करता था, दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर झांका। कुछ दिख तो नहीं रहा, लेकिन हमें निकलना होगा। ये जो भी है बहुत करीब है। हम जल्दी जल्दी झोपड़ी से बाहर निकल गए। जैसे जैसे हम पीछे हट रहे थे, वो गुर्राहट और तेज और डरावनी होती जा रही थी। मुझे साफ लग रहा था कोई हमारा पीछा कर रहा है। आसमान में अब चांद ऊंचाई पर था और उसकी चांदी सी रोशनी पूरे जंगल में फैली हुई थी। मेरे दोस्त उतने ही डरे हुए दिख रहे थे जितना मैं महसूस कर रहा था। हम जल्दी जल्दी पगडंडी से नीचे उतर रहे थे और वो गुर्राने की आवाज हमारे करीब आती जा रही थी। हर झाड़ी की सरसराहट पर मेरा दिल उछल पड़ता। जिंदगी में शायद पहली बार मैं इतना डरा हुआ था। अचानक बिना किसी चेतावनी के झाड़ियों से एक काली आकृति छलांग लगाकर हमारे सामने आ गई। वो बहुत बड़ा था। उसके बाल गंदे और उलझे हुए थे और उसकी आंखें किसी अलौकिक नफरत से चमक रही थी। जैसे ही मैंने उसे ध्यान से देखा, मेरे दिमाग में बस एक ही शब्द आया, वेयरवुल्फ। मैंने पहले फिल्मों में ऐसे जीव देखे थे और वो हूबहू वैसा ही लग रहा था। टॉम चिल्लाया, भागो। उसकी आवाज ने मुझे जैसे होश में ला दिया। हम जितनी तेज दौड़ सकते थे दौड़ने लगे। पीछे से उस चीज के भारी कदमों की धमक और उसकी तेज सांसें सुनाई दे रही थी। जंगल अब पेड़ों और चांदनी की धुंधली लकीरों जैसा लग रहा था, लेकिन उसके गुर्राने की आवाज हर सेकंड और करीब आती जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि हम और कितनी देर तक उससे आगे रह पाएंगे। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखने की गलती की। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी भेड़िए का चेहरा इंसान के शरीर पर चिपका दिया हो, बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा। चाहे मैं जितना भी इनकार करूं, पर वो एक वेयरवुल्फ ही लग रहा था। जैसे ही हम पगडंडी के आखिरी हिस्से के करीब पहुंचे, मैंने फिर पीछे देखा। वो दानव अब लगभग हम पर झपटने ही वाला था। उसकी पीली आंखें मेरी आंखों में जमी हुई थी। अचानक मुझे एहसास हुआ जैसे ही वो झपटेगा तो सबसे पहले मुझे ही फाड़ देगा। उसका मुंह झाग से भरा था
और उसमें से गंदी लार टपक रही थी। मैंने खुद को पूरी ताकत से और तेज दौड़ने के लिए धक्का दिया। एड्रेनलिन मेरे नसों में दौड़ रहा था। हम पगडंडी से निकलकर मेन रास्ते पर आ गए। मैंने अब पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी क्रोधित हुंकार की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब और पीछा नहीं कर सकता। मुझे लगता है शायद वो किसी सीमा से बंधा हुआ है, जैसे वो उस छुपी हुई पगडंडी से बाहर नहीं निकल सकता। क्यों, ये आज भी मुझे समझ नहीं आता। हम दौड़ते दौड़ते सीधे कार तक पहुंचे। हमारी सांसें फूल रही थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन अचानक हम हंसने लगे। शायद इस बात से कि हम किसी ऐसे राक्षस से बच निकले थे जिसका असली होना ही मुमकिन नहीं होना चाहिए था। जब हम गाड़ी स्टार्ट करके उस जंगल से दूर जा रहे थे, मैं बार बार उन कहानियों के बारे में सोच रहा था जिन्हें मैंने हमेशा अंधविश्वास समझकर टाल दिया था। लेकिन उन पीली चमकती आंखों की याद सालों तक मेरे सपनों में मेरा पीछा करती रही। हम तीनों ने कभी उस रात के बारे में किसी से बात नहीं की, क्योंकि हमें डर था कि कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन हमारे बीच ये राज हमेशा जिंदा रहा, शायद हमारी कब्र तक जिंदा रहेगा। अब पहली बार मैं इसे कहीं साझा कर रहा हूं, लेकिन गुमनाम रहकर। मैंने अक्सर उस वेयरवुल्फ के बारे में सोचा है। उसने हम पर हमला क्यों किया? वो उस पगडंडी से बाहर क्यों नहीं आया? क्या वो अकेला था या किसी बड़े झुंड का हिस्सा था? शायद मुझे कभी इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात पक्की है, मैं अब कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। पूर्णिमा की रात में तो बिल्कुल भी नहीं। वो 2019 की गर्मियां थी। मैं तभी तभी कॉलेज से निकला था। मैं नई नौकरी शुरू करने से पहले कुछ बड़ा या कम से कम कुछ अच्छा करना चाहता था। इसलिए मैंने कैटस्किल पर्वतों में एक हफ्तों का सोलो बैकपैकिंग ट्रिप करने का फैसला किया। मैं एक अनुभवी हाइकर और कैंपर हूँ। अडेरा में पला बड़ा हूँ, इसलिए अकेले जंगल में जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ट्रिप के पहले 2 दिन शानदार रहे। मौसम परफेक्ट था, धूप निकल रही थी और गर्मी ज़्यादा नहीं थी। मैं रोज़ लगभग 8 से 10 मील पैदल चलता, आसपास के खूबसूरत नज़ारों को देखता। कई बार कुछ और हाइकर और बैकपैकर्स भी दिख जाते, पर ज़्यादातर समय मैं वहाँ अकेला ही होता। लेकिन तीसरे दिन चीज़ें अजीब होने लगी। मैंने नोटिस किया कि पक्षी और बाकी जंगली जानवर पहले से काफ़ी ज़्यादा चुप थे। जिस भी हाइकर से मैं मिलता, वो मेरी दोस्ताना मुस्कान या हेलो का जवाब नहीं देता। उनकी शक्ल परेशान लगती थी, जैसे वो जल्दी जाने को तैयार हों। मैंने सोचा शायद वो लोग ज़्यादा थके हुए हैं, पर फिर भी मेरे अंदर एक बेचैनी सी बनी रही। रात को मैं एक क्रीक के पास कैंप में रुका। मैंने आग जलाई, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। वो रात काफ़ी गर्म थी और मैंने अपना टेंट खुला छोड़ दिया ताकि ताज़ा हवा अंदर आए। जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी मैंने बाहर कदमों की आवाज़ और पत्तों की क्रंच जैसी आवाज़ सुनी। मैंने ध्यान से सुना, पर कोई और आवाज़ नहीं आई, बस वही जंगल की रात की आवाज़ें थीं। फिर भी मुझे सोने में देर लगी। अगले दिन मैंने अपनी हाइक जारी रखी और उस वैली से ऊपर चढ़ा जहां मैं चल रहा था। वो जगह चट्टानी होने लगी और पेड़ भी घने हो गए, लेकिन उस पूरे वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, पर मैंने किसी को नहीं देखा था। मैंने उस डर को सिर्फ जंगल में अकेले होने का एहसास मान लिया। शाम होते ही मैंने एक रिज पर खाली जगह में अपना टेंट लगाया, जहां से आसपास की चोटी दिख रही थी। मैंने खाना बनाया, बर्तन साफ किए और रात के लिए सेटल हो गया। चांद पूरे टेंट के अंदर रोशनी कर रहा था और अजीब अजीब सी परछाइयां मेरी आंखों के साथ खेल कर रही थीं। लंबी हाइक से थक जाने के बाद आखिरकार मैं सो गया, लेकिन रात में अचानक से उठा। मेरा टेंट जोर से हिलने लगा, पोल मुड़ने लगे और मेरे ऊपर गिरने लगे। मैंने संघर्ष किया और टेंट के बाहर निकलने लगा। मुझे लगा कि बीच रात में किसी भालू ने हमला कर दिया है, पर जब मैं बाहर आया तो वहां कुछ भी नहीं था। टेंट के पोल बुरी तरह से मुड़े हुए थे, पर टेंट का कपड़ा एकदम ठीक था।
हैरान होकर मैंने टेंट को ठीक करने की कोशिश की और फिर सोने चला गया। सुबह मैंने जल्दी से सारा सामान पैक किया। मैं उस खुले रिज से दूर होना चाहता था। रात भर गर्म हवा चलने के बाद अब हवा में ठंडक आ गई थी। आसमान में काले बादल घिरने लगे और समय समय पर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और पास वाले किसी भी शेल्टर तक जल्दी जल्दी चलने लगा। जैसे ही शेल्टर दिखाई दिया, आसमान खुल गया और मैं आखिरी 100 यार्ड तेजी से दौड़ा और खाली शेल्टर तक पहुंचा। मुझे राहत मिली, पर थोड़ी देर बाद ही घबराहट हुई। जैसे ही मैंने सांस ली और रेनकोट उतारा, मैंने देखा कि वो शेल्टर बहुत अजीब था। उसके अंदर की दीवारों पर हथेली के निशान और खरोंच थे। गंदे कपड़े चारों तरफ फैले थे। आग की जगह में जली हुई हड्डियां थीं और वहां से जले बाल और मांस की बदबू आ रही थी। मैं पीछे हट गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। हवा तेज बहने लगी और पेड़ों के बीच से चीखती हुई गुजरती रही। और तभी मैंने उसे देखा। एक भारी भरकम साया जंगल से मेरी तरफ आ रहा था। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं मुड़ा और तूफान में भाग निकला। बारिश मेरे चेहरे पर टपक रही थी और बादलों की गर्जना ऊपर गूंज रही थी। मैं कीचड़ भरे ट्रेल पर कई बार फिसला, पर भागता रहा। मेरा स्वेटर टहनियों में फंसता और मैं चिल्लाते हुए नीचे दौड़ता रहा, क्योंकि वो चीज़ मेरे पीछे भागती हुई आ रही थी, मेरे करीब आती जा रही थी। मैं पेड़ों से बाहर निकलकर एक खुली चट्टानी जगह में पहुंचा और ठीक उसी वक्त बिजली कड़की। उस भूकंप जैसे धमाके ने मेरे पूरे शरीर में गूंज फैला दी। मैं ठहर गया और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। हवा शांत हो गई थी और जंगल फिर से सन्नाटे में डूब गया था। पत्तों से बारिश की बूंदें टपक रही थीं। मेरा पीछा करने वाली चीज का कोई निशान नहीं था। मुझे समझ नहीं आया, क्या मैंने सब कुछ इमेजिन किया था? मैं काफी थक गया था और भीगा हुआ था। मैंने चट्टानों में छुपी एक छोटी गुफा ढूंढ ली, जहां तूफान ठहर जाने तक मैं रुक सकता था। हवा फिर से तेज हुई तो मैं सबसे अंदरूनी कोने में सिकुड़ गया, घुटनों को बाहों में लपेट कर कांप रहा था। आखिरकार बारिश कम हुई और मैं बाहर निकला ताकि अपने आसपास का जायजा ले सकूं। शाम जल्दी आने वाली थी और मुझे एक सुरक्षित जगह पर कैंप लगाना था। ठंड और डर से सुन्न मैं आगे बढ़ रहा था। हर हिलती टहनियां और सरसराती झाड़ियों पर चौंकता जा रहा था। घने जंगल के एक हिस्से से गुजरते हुए मेरे गर्दन के बाल खड़े हो गए। मुझे फिर से निगाहों का एहसास हुआ। मेरी सांस तेज हो गई और मैंने धीरे धीरे जॉग करना शुरू किया। सूरज रिज के नीचे जा चुका था और रास्ते पर परछाइयां फैल गई थीं। एक मोड़ पर मुझे अपने सामने किसी के पैर दिखाई दिए। मैंने ऊपर देखा तो वहां एक पीला और डरावना चेहरा था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे। सड़े हुए दांत उसके खुले हुए मुंह से बाहर निकले हुए थे। उसे देखते ही मैं चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन उसके झुर्रीदार हाथों ने मेरे कंधों को पकड़ लिया और उसके नाखून मेरी त्वचा में घुसते हुए महसूस हुए। उसके मुंह से सूखी सांस निकली और जब उसने मुंह खोलकर उसे असंभव रूप से बड़ा किया तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पूरा निगल जाएगा। अचानक हर चीज अंधेरी हो गई। मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैं अंधेरी ट्रेल पर अकेला पड़ा था। अगर वो चीज असली थी तो अब वो जा चुकी थी। मैं बड़ी मुश्किल से उठा, अपना सामान संभाला और पहाड़ी से नीचे भागा। मेरे पीछे टहनियां टूटती रहीं और वो मुझे और तेज दौड़ने के लिए उकसाती रहीं। चट्टानों और जड़ों पर भागते हुए टहनियां मेरे शरीर को चीरती रहीं, पर मैं बस कार तक पहुंचना चाहता था। जंगल से बाहर निकलकर मैंने नीचे पार्किंग एरिया देखा। आधा ठोकर खाते हुए, आधा फिसलते हुए मैं आखिरी ट्रेल से उतरकर अपनी कार की ओर दौड़ा। मैंने सब कुछ पीछे की सीट पर फेंका, इंजन चालू किया, दरवाजे लॉक किए और घुमावदार पहाड़ी रोड से नीचे भागने लगा। कार के अंदर से भी मैं सुन सकता था
कि किसी की चीख अंधेरे जंगल में गूंज रही थी। उन चीखों को निकालने वाला क्या या कौन था, यह मुझे कभी पता नहीं चलेगा। मैं पूरी रात ड्राइव करता रहा, तब तक नहीं रुका जब तक अपने घर के ड्राइवे में नहीं पहुंच गया। मैंने अपना सारा सामान कार में ही छोड़ दिया और सीधे घर की तरफ भागा। आज तक मुझे नहीं पता कि मैंने वहां किसका सामना किया था, पर मैंने ये पक्का सोच लिया था कि मैं फिर कभी उन जंगलों में कदम नहीं रखूंगा। मुझे लगता है वहां कुछ बुरा रहता है जो किसी अनजान हाइकर का इंतजार करता है, जो अकेले उस ट्रेल पर भटकने की हिम्मत करे और फिर उसे अपना शिकार बना लेता है। अगली कहानी से पहले मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। इस कहानी में पालतू जानवरों के खिलाफ हिंसा के दृश्य बताए गए हैं। अगर आप ये सुनना नहीं चाहते तो इस वीडियो को अभी यहीं रोक दें। ये खास किस्सा उस वक्त हुआ जब मैं एक किशोर था, तो ये लगभग 15 साल पहले की बात है। मैंने अपने बचपन और किशोरावस्था का अधिकांश समय बाहरी जगहों पर कैंपिंग करते हुए बिताया है। लगातार 2 गर्मियों तक मैं एक ग्रुप में शामिल रहा जो कंट्री बैक रोड्स के आसपास घूमकर कूड़ा उठाया करते थे। हम लोग अधिकतर सड़क के किनारे ही साफ सफाई किया करते थे, लेकिन कभी कभी रेंजर लोग हमें ट्रेल्स या काउंटी रोड्स की सफाई के लिए कहते थे, क्योंकि कुछ लोग जंगल में कूड़ा फेंक देते थे। उस दिन हमारा ग्रुप अलग अलग हिस्सों में बंट गया था और जंगल में सफाई करने के लिए फैल गया था। हमें जीपीएस यूनिट दिए गए थे, पर उस समय अगर आपका लक अच्छा हो तो उनकी सटीकता 100 मीटर के अंदर रहती थी। मेरे लिए ये कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मेरा सपना था कि मैं कोई ट्रेल गाइड या कोई फॉरेस्ट रेंजर बनूं। हालांकि कुछ लोग इसमें अनकंफर्टेबल थे और वो मेन रोड के पास ही रहना पसंद करते थे, और सिर्फ इसीलिए मुझे फैसिलिटी रोड के अंत में उतार दिया गया और मैं तय जगह की ओर पैदल चलने लगा। हम सभी को कचरे के बैग्स का एक रोल और कूड़ा उठाने के लिए एक पोक स्टिक दी गई थी। जिस इलाके में मुझे उतारा गया था वो बड़ी डंप साइट्स में से एक मानी जाती थी। लोग वहां अपने पुराने सोफे, कुर्सियां और कभी कभी गद्दे और फर्नीचर भी फेंक देते थे, पर कई बार लोग बड़े बड़े फर्नीचर या सामान उठाकर ले जाते थे और वहां बस छोटे मोटे आइटम बचते थे, जैसे बोतलें, कैन, बैग, कागज वगैरह। दुर्भाग्यवश बीच बीच में कभी कभी वहां और भी अजीब चीजें मिल जाती थी, जैसे अनचाहे पालतू जानवर जो कि अमानवीय तरीके से निपटाए गए थे। और उस दिन मुझे एक पिल्लों का झुंड मिल गया। मेरे पास रेडियो नहीं था, पर अगर होता तो मैं उसे रिपोर्ट कर देता और वो मुझे वहां से ले जाते, क्योंकि उस समय वो हम नौजवानों को गंभीर और संवेदनशील चीजें देखने से रोकने की कोशिश करते थे। ये पहली बार नहीं था कि मैं इस तरह की चीजें देख रहा था। दुर्भाग्यवश मैंने पहले भी ऐसी चीजें देखी थी। तो मैंने सभी पिल्लों को इकट्ठा किया और उन्हें बैग में रखा। बाकी भरे हुए बैगों के साथ उन्हें छोड़ने के बजाय मैंने ठान लिया कि इन बेचारे जानवरों को दफन कर दूंगा। मैंने अपने सप्लाई का बैकपैक और पोक स्टिक सड़क के पास छोड़ दिए और केवल कचरे का बैग लेकर जंगल की तरफ चला गया। शायद मैंने सड़क से करीब 20 मिनट का पैदल सफ़र किया और मुझे एक बड़ा पाइन का पेड़ मिला जो इन पिल्लों के लिए आराम करने की अच्छी जगह जैसा लगा। मैंने बैग को पेड़ की जड़ के पास रखा और धीरे धीरे पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ऐसी छड़ी या पत्थर खोजने लगा जिससे मैं गड्ढा खोद सकूं। मुझे एक बड़ी शाखा मिली जिसे मैंने आधा तोड़ा और फिर मैंने अपनी जेब से चाकू निकालकर उसके एक छोर को पैना किया। मैं पेड़ पर वापस गया और गड्ढा खोदना शुरू किया। इसमें कुछ समय लगा क्योंकि उस पेड़ की जड़ें बहुत बड़ी और घनी थी। जब मैंने लगभग 1.5 फुट गहरा गड्ढा खोदा तो मैंने उन जानवरों को बैग से निकालकर आराम से रखा। मैं उन्हें बैग समेत नहीं डालना चाहता था। मैंने कुछ क्षण लिए, थोड़ी आंखें भी नम हुई और मैंने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ऐसी घटनाएं देखना और उनके बारे में सोचना हमेशा मुश्किल होता है, पर जैसे ही मैं उनकी कब्र ढक रहा था, मेरे बाईं तरफ लगभग 50 फीट की दूरी पर मैंने एक छोटी शाखा को गिरते हुए सुना। जिस पोजीशन में मैं था उसे मैं देख नहीं पा रहा था क्योंकि मैं जिस पेड़ के नीचे झुका हुआ था
उसकी शाखाएं मेरी लाइन ऑफ साइट को छिपा रही थी। मैंने बोलना और हिलना बंद कर दिया और किसी और आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। वो ऐसा पल नहीं था कि जंगल पूरा शांत हो गया हो। वहां अभी भी पेड़ों पर पक्षी अपनी आवाजें निकाल रहे थे, पर वो टहनी की आवाज के विपरीत दिशा में थे और थोड़ी दूरी पर थे। मैंने ध्यान नहीं दिया कि पक्षियों की आवाजें मेरे चारों ओर से हटकर किसी और इलाके में चली गई हैं। लगभग 3 मिनट तक चुपचाप बैठकर और शाखाओं के बीच से देखकर जब मैंने अपने बाईं तरफ कुछ नहीं देखा तो मैं फिर से अपने काम में लग गया। जब मैंने उस कब्र को पूरा ढक दिया और अपने पास से कुछ पाइन कोन्स और एक अच्छा दिखने वाला पत्थर उठाया तो मैं उठकर चलने लगा। लेकिन तभी मैंने एक ऐसी आवाज़ सुनी जिसे बस एक गुर्राने और कराहने का मिश्रण कहा जा सकता था। उस इलाके में भालू बहुत आम हैं और वहाँ कुछ कूगर भी हैं। तो मेरी पहली चिंता ये थी कि शायद किसी शिकारी जानवर ने मेरी गंध पकड़ ली है और वो मेरी जांच करने आया है। मेरे पास अपनी रक्षा के लिए बस एक चाकू था। मैं सच में डरा नहीं था, पर फिर मैंने सोचा कि शायद 2 पेड़ हवा में रगड़ खा रहे होंगे और इसलिए ये आवाज़ आ रही है। ये जंगल में बहुत आम बात है। फिर भी मैंने चारों ओर देखा और मुझे कुछ नहीं दिखा। ठीक उसी वक्त जब मैं फिर से चलने ही वाला था, मैंने देखा कि लगभग 30 यार्ड दूर उस बड़े पाइन के पेड़ से एक शाखा और छाल गिर रही थी जहां से मैं अभी अभी उठा था। मैंने ऊपर देखा और बीच में ऊंचाई पर मुझे कुछ दिखा जिसके बारे में मैं ठीक से बता नहीं सकता। वो ग्रे और हरे रंग जैसा दिख रहा था। उसकी कोई स्पष्ट आकृति नहीं थी और शायद वो एक भालू के बच्चे जितना बड़ा था। मैंने तुरंत झटके में उसे गाली दी और मैं पलटा और पीछे की तरफ कई कदम हट गया, लेकिन मेरी आंखें उसी चीज पर टिकी हुई थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा था या नहीं, लेकिन फिर उसने हिलना शुरू किया और मुझे पता चला कि वो पेड़ का हिस्सा नहीं था। ईमानदारी से कहूँ तो मैं आपको सही से नहीं बता सकता कि मैंने क्या देखा। उस पर फर जैसा कुछ नहीं था जो भालू या माउंटेन लायन के शरीर पर होता है, पर वो त्वचा भी नहीं थी। वो लगभग जीता जागता काई जैसा था। पर जहां तक मुझे पता है, अडेरा में स्लॉथ जैसे जीव नहीं होते और वो चीज किसी भी ऐसे जानवर जैसी नहीं दिख रही थी जो मैंने कभी देखा हो। मैं ये तक नहीं बता पा रहा था कि उसका सर या चेहरा है या नहीं, जब तक कि वो मुड़ा और उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा था, पर वो दबा हुआ सा दिख रहा था। मैं उसकी आंखें या उसके चेहरे की कोई डिटेल नहीं देख पाया क्योंकि वहां बस अंधेरा था। मेरी उस चीज से दूरी लगभग 80 फुट थी और वो पेड़ पर ऊपर बैठा था। वो दिन थोड़ा बादल वाला था और जंगल में आप जानते हैं कि पेड़ों की कितनी छांव होती है, तो मैं उस चीज को अच्छी तरह से देख नहीं पा रहा था। फिर भी मैं देख सकता था कि उसके 4 अंग थे। वो पेड़ के चारों ओर लिपटे हुए थे। पंजे लगभग रैकून जैसे लग रहे थे, पर उन पर नाखून उंगलियों जितने लंबे थे। उसकी लंबी चूहे जैसी पूंछ भी थी जो उसके शरीर जितनी लंबी थी। मैंने उसे पेड़ से धीरे धीरे उतरते देखा और वो पूरा समय मुझे देख रहा था। तब मैंने नोटिस किया कि उसके चेहरे के दोनों तरफ नरम और गोल कान थे, बिल्कुल इंसानों जैसे, किसी जानवर जैसे नहीं। वो उतरते समय कोई आवाज नहीं कर रहा था सिवाय हल्की खरोंच के जो उसके नाखूनों से आ रही थी। वो एक शाखा पर आकर रुका जो जमीन से लगभग 12 फीट ऊपर थी और उस पर चढ़ गया। उसकी चाल वास्तव में रैकून जैसी थी, पर उसकी शरीर की आकृति और गोल सर देखकर मुझे यकीन हो गया था कि वो कोई रैकून नहीं है। वो ना तो भालू था और ना ही कोई और जानवर जो मैं सोच सकता था। उसका चेहरा दबा हुआ था। नाक ऐसी दिख रही थी जैसे छेद हो, पर कोई स्पष्ट आकार नजर नहीं आ रहा था। हल्का सा वो किसी बंदर जैसा भी लग रहा था। उसकी आंखें कभी कभार धूप पड़ने पर हल्की सी चमकती थी। उसकी त्वचा या जो भी उस पर था वो पेड़ पर उगे किसी पौधे या जमीन पर पड़ी किसी चट्टान की तरह लग रही थी। अचानक उसने एक नीची पिच वाली सीटी जैसी आवाज निकाली और तभी मैंने तय किया कि मैंने बहुत कुछ देख लिया है।
और अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने पीछे मुड़कर रास्ता देखा और घूमकर लगभग भाग पड़ा। मैं कई बार पीछे मुड़ा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। आज भी मैं सोचता हूं कि वो क्या था। मैंने उस दिन जो देखा था उसके बारे में एक रेंजर को बताया। उसने कहा कि शायद वो मैन्स वाले रैकून होंगे, लेकिन जब मैंने कहा कि उसका चेहरा किसी भी रैकून जैसा नहीं था, तो उसने कहा कि मैं शायद ज़्यादा इमेजिन कर रहा हूं, या फिर मैंने देखने में कुछ गलती कर दी है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, उसका चेहरा स्नब नोज मंकी जैसा था, पर उसका शरीर, उसकी आकृति किसी भी मंकी जैसी नहीं थी। उत्तर अमेरिका में किसी भी तरह के बंदर की प्रजाति नहीं है, और वो कोई भागा हुआ विदेशी पालतू भी नहीं था। मेरे पास उस दिन जो मैंने देखा उसका कोई ठोस जवाब नहीं है। वो देखने में ऐसा लगा जैसे पेड़ों पर चढ़ने में माहिर था। इसलिए आज भी जब भी मैं जंगल में जाता हूं, मैं ऊपर पेड़ों की तरफ देखता रहता हूं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने कीमती हाई पॉइंट्स भी ज़रूर देना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।